बच्चों, आज हम अपना क्लास 12th भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और यह है पहली वीडियो है, और अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स द्वारा इसको पसंद किया जाता है तो मैं इस प्रकार की अन्य वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा। तो पहला अध्याय है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को देख लेते हैं, और उसके बाद कुछ टॉपिक्स हम आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला टॉपिक जो इसमें चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, हम विद्युत आवेश से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, उसके बाद मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन की कुछ विधियाँ होती हैं, उनमें है प्रेरण द्वारा आवेशन, तो उसको देखेंगे। उसके बाद चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालकों में अंतर को सीखेंगे। उसके बाद कूलाम का नियम, उसका सदिश रूप। उसके बाद बहु आवेशों के मध्य कूलाम बल। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद विद्युत फ्लक्स, देन विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, सतत आवेश वितरण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद गॉस का नियम, विद्युत क्षेत्र से संबंधित गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग हमारे सिलेबस में हैं 12th के। अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा, समरूप आवेशित गोलीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। और तीसरा अनुप्रयोग जो गॉस के नियम का है 12th में, वह है समरूप आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। तो विद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है। जिस प्रकार से द्रव्यमान पदार्थ का एक गुण होता है, उसी प्रकार से विद्युत आवेश भी पदार्थ का एक गुण होता है, जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। उदाहरण के लिए विद्युत आवेश का अगर उदाहरण देखें हम, तो आकाश में बिजली का कड़कना विद्युत आवेश के कारण ही होता है, क्योंकि बादलों में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और जब वे निरावेशित होते हैं तो आकाश में बिजली कड़कती है। दूसरा उदाहरण, आवेशित कंघे से कागज़ के छोटे टुकड़ों का चिपकना। ठीक है, ये भी आपका विद्युत आवेश के कारण ही होता है कि आवेशित, हम कंघे को जब आवेशित कर लेते हैं, उसको अपने हेयर्स पे या कहीं पे रगड़ के, तो वो कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर चिपका लेता है। तो ये विद्युत आवेश के कारण ही होता है, क्योंकि कंघे में विद्युत आवेश प्रेरित हो जाता है। तीसरा विद्युत आवेश का उदाहरण, बस की सीट पर खिसकने के बाद उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ने पर कभी कभी विद्युत आवेश का झटका महसूस होता है। यह भी विद्युत आवेश की वजह से ही होता है, क्योंकि घर्षण की वजह से वस्तु में विद्युत आवेश प्रेरित हो जाता है। विद्युत आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम, विद्युत आवेश केवल 2 ही प्रकार का होता है, और दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर होते हैं। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव धनावेश हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर एक धनावेश है और एक दूसरा ऋणावेश है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोनों धनावेश हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों ऋणावेश हैं तो भी प्रतिकर्षित करेंगे। तीसरा, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति बताने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु पर धनावेश है या ऋणावेश है, इसको बताने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उपकरण का, जिसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। उसका डायग्राम इसमें दिखाया गया है। ये है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, और इसमें आवेशित, धनावेशित या ऋणावेशित क्षण को इसके मेटल फॉइल ऊपर की तरफ टच कराया जाता है, और उसके द्वारा पता चलता है कि ये धनावेशित है या ऋणावेशित। इसको डिटेल में आप NCERT में पढ़ सकते हैं।
चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यानी कि एक अगर धनावेश है और उतनी ही मात्रा में एक ऋणावेश है किसी वस्तु पर, तो दोनों अगर संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, रखे जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को निरावेशित कर देंगे, यानी कि कुल आवेश शून्य हो जाएगा। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया, क्योंकि दो विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आने के पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस वजह से अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया। 5th पॉइंट, सामान्यतः वस्तुएं विद्युत उदासीन होती हैं क्योंकि उनमें आवेश संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है, अब आवेश संतुलन की अवस्था में कैसे होता है? अगर कोई वस्तु है तो सामान्यतः विद्युत उदासीन होती है, ना उसमें धनात्मक आवेश हमें दिखाई देता है और ना ऋणात्मक आवेश हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो उदासीन होती है। क्यों होती है? परमाणु के सबसे बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने के कारण बहुत कम बल से नाभिक से बंधे होते हैं। जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से बहुत दूर होने के कारण कमज़ोर रूप से बंधे होते हैं, जिन्हें थोड़ी सी ऊर्जा देकर आसानी से कक्षक के बाहर निकाला जा सकता है, और इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जो परमाणु या वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है, और जो परमाणु या वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ जाएगी उस पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो यानी कि ऋणावेश ग्रहण कर रही है, ऋणावेश ग्रहण कर रही है, तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कम होना मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है धनावेश। अगला पॉइंट, एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि एक गतिमान विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश स्थिर है, स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर कोई आवेश स्थिर है तो सिर्फ वो विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अगर कोई आवेश किसी गति से गतिमान है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और इस अध्याय में हम पहला जो अध्याय है इसमें हम सिर्फ स्थिर विद्युत आवेश के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, और यदि आवेश नियत वेग से गतिमान हो तो केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि अगर त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण तीनों उत्पन्न करते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई। अगर आवेश स्थिर है, स्थिर मतलब रुका हुआ है, वेग का मान 0 है, ठीक है, गति 0 है उसकी, तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर एक नियत वेग से, ठीक है, नियत वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और अगर वह त्वरित है, त्वरित मतलब उसका जो वेग है समय के साथ बढ़ता जा रहा है या वेग उसका समय के साथ घटता जा रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट, किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसकी बाहरी सतह पर रहता है। अगर हम किसी धातु के गोले पे आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश धातु की सतह पर ही रहता है, उसके अंदर नहीं जाता। अर्थात समान त्रिज्या के ठोस तथा खोखले गोले में आवेश समान धारण होगा। अगर समान त्रिज्या की एक खोखला गोला है, एक ठोस गोला है धातु का, तो दोनों पे अगर हम आवेश देंगे तो वो दोनों की सतह पर ही होगा, अंदर नहीं होगा कोई भी आवेश। ये याद रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ये। नेक्स्ट पॉइंट, समरूप सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तथा असमरूप सतह पर आवेश घनत्व एक समान वितरित नहीं होता। आवेश में उन बिंदुओं पर अधिकतम होता है जहां वक्रता त्रिज्या न्यूनतम होती है। अगर कोई वस्तु एक समान रूप से है, ठीक है, उसकी सतह एक समान रूप से है, तो आवेश समान रूप से वितरित होगा। यानी कि अगर हम उसे 5 कूलाम देंगे तो 5 कूलाम पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टोटल 5 कूलाम टोटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगा, समान रूप से वितरित होगा। लेकिन अगर जो वस्तु है जिसको हम आवेशित कर रहे हैं वो एक समान रूप से नहीं है, उसकी सतह आप देख रहे हैं इसमें एक समान रूप से नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है सतह, कहीं पे वक्रता त्रिज्या कम हो गई है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जहाँ कम होगी वहाँ पे आवेश घनत्व तो ज़्यादा होगा, वहाँ पे आवेश ज़्यादा होंगे। वक्रता त्रिज्या कम होने पे आवेश उस क्षेत्र में ज़्यादा होंगे, और जहाँ पे वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ पे आवेश कम होंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे आवेश
ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं कि जो आवेश घनत्व होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वक्रता त्रिज्या के। और लास्ट पॉइंट जो कि आवेश से संबंधित है वो है साबुन का बुलबुला आवेशित होने पर फैलता है क्योंकि सतह के ऊपर समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होने के कारण बुलबुले की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगर हम साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दें तो समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षित होंगे एक दूसरे से और जो साबुन का बुलबुला है उसका आकार बढ़ जाता है। अगला टॉपिक है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। 3 गुण होते हैं विद्युत आवेश के, उन्हें पढ़ेंगे हम। एक तो है आवेशों का योग, दूसरा विद्युत आवेश संरक्षण और तीसरा है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो तीनों को हम देखते हैं क्या होते हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। पहला है आवेशों का योग। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसका सिर्फ गणितीय मान होता है, इसका दिशा नहीं होती है आवेश में। अतः किसी निकाय का कुल आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के अनुसार उपयुक्त चिन्ह लगाकर साधारण योग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी वस्तु पर 5 कूलाम आवेश है प्लस का, ठीक है, और अगर हम उसको प्लस का 6 कूलाम आवेश और दे देते हैं, ठीक है, तो जो कुल आवेश वस्तु पर होगा वो प्लस का 11 कूलाम होगा। तो जो कुल आवेश होता है वो अलग अलग आवेशों के अंक गणितीय योग के बराबर होता है। वस्तु को दिए गए अलग अलग आवेशों के अंक गणितीय योग के बराबर होता है। अगला जो गुण है विद्युत आवेश का वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण क्या कहता है? विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी भी निकाय का आवेश संरक्षित रहता है, ठीक है। यानी कि ना किसी हम वस्तु पर आवेश बना सकते हैं और ना उसको कम मतलब नष्ट कर सकते हैं, बस आवेश का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। इसको एग्जांपल समझते हैं। अगर एक वस्तु है जिसमें चार्ज 0 है और दूसरी वस्तु है उसमें चार्ज 0 है और दोनों को हम मिला के रख देंगे तो जो निकाय बनेगा उसका जो कुल आवेश होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। और अगर एक वस्तु पॉजिटिव है प्लस चार्ज है और एक वस्तु उतना ही नेगेटिव है, तो अगर हम दोनों को मिला के रखेंगे तो कुल जो आवेश होगा निकाय का वो 0 हो जाएगा। यह है विद्युत आवेश का संरक्षण। अगला है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का जो अर्थ है उसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है। या तो किसी वस्तु पर आवेश 1e होगा 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश यानी कि जो हम इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसे मूल आवेश मानते हैं, उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं Q = +-NE। Q = +-NE, जहाँ E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और N का मान क्या है 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ये है आवेश का क्वांटमीकरण। कई बार एग्जाम में आ जाता है ये बोर्ड की परीक्षाओं में। अब इसमें कुछ पॉइंट आप याद कर लेना। आवेश के क्वांटमीकरण की खोज रॉबर्ट ए मिलिकन ने की थी तेल बिंदु प्रयोग से, और ऐसा ही पद्धति में कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम है, विद्युत आवेश का मात्रक। एक कूलाम की अगर कोई परिभाषा पूछता है तो आप बता देना। एक कूलाम क्या होता है 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश 1 कूलाम के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं इसी प्रकार की वीडियो और भी उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।